गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों, वो क्या कारण है जिसकी वजह से हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है। आइए हम इसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं और इस चीज़ को समझने के लिए हम अफ्रीका के संविधान को समझने का प्रयत्न करते हैं, उसको उदाहरण के रूप में लेते हैं। इस जो अफ्रीका के अंदर जो नया लोकतंत्र बना, वहाँ दो तरीके के लोग थे। एक तो लोकतंत्र का दमन करने वाले और दूसरा दमन को सहने वाले। सहने वाले लोग कौन थे? काले लोग थे। करने वाले लोग कौन थे? गोरे लोग थे। और दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से, यानी कि अब ये दोनों व्यक्ति गोरे और काले समान हैसियत से रहने की क्या बना रहे थे? योजना बना रहे थे। अब इस टाइम पे दोनों के लिए एक दूसरे पे भरोसा कर पाना, मतलब गोरों को कालों पर भरोसा और कालों को किन के ऊपर भरोसा? गोरों पर भरोसा कर पाना इतना आसान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि दोनों के अंदर अपने अपने किस्म के भय थे। अब गोरों को क्या भय दर्शा रहा था कि कालों की संख्या ज्यादा है और अगर चुनाव की प्रोसेस होगी, सरकार बनेगी तो इनकी बनेगी और कहीं भविष्य के अंदर ये लोग उनकी संपत्ति को छीन ना ले। जबकि काले जो लोग थे उनको भय था कहीं ये समझौता बाद में गोरों की अभी सरकार है वो तोड़ ना दे। दोनों तो अपने अपने किस्म के डर थे दोनों को। लंबे समय तक जब बातचीत चली तो दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हो गए और उन्होंने यहां पर बहुमत से एक बात तय कर दी कि एक व्यक्ति और एक वोट, जो मताधिकार का जो अधिकार होगा वो क्या होगा? एक व्यक्ति क्या डालेगा? एक वोट डालेगा। और इसके साथ साथ में गरीब लोग और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी वो क्या हो गए? सहमत, क्योंकि ये लंबे समय से दबाए गए थे। इन्हें विकास करने के लिए कुछ विशेष क्या चाहिए? अधिकार चाहिए। और वे इस बात पर भी सहमत हो गए कि बहुमत के जरिए अश्वेत जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। अब समझौता तो हो गया। ये समझौता इतना आसान नहीं था कि समझौते को तो कभी तोड़ा जा सकता था, तो इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली जो जरूरत थी वो तो क्या थी? फर्स्ट, पहली जरूरत क्या होगी यहां मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट, पहले तो वो क्या करें? भरोसा करें एक दूसरे पर। सबसे पहले तो भरोसा नहीं करेंगे तो समझौता नहीं होगा। फर्स्ट जरूरत। फिर बात यह आई कि भरोसा तो कर लिया, अब गारंटी क्या है कि इसे भविष्य में क्या किया जाएगा? तोड़ा नहीं जाएगा। तो इस भरोसे को बरकरार रखने के लिए फिर क्या किया गया? जो बातें उन्होंने समझौते में तय की गई उन्हें क्या दे दिया गया? लिखित रूप दे दिया गया। क्या दे दिया गया? लिखित रूप, कि उन सारे को लिखा जाए और लिखने के बाद सारे लोग उसे मानने को क्या होंगे? फिर बाध्य। लेखन होने के बाद इसकी क्या हो? बाध्यता भी हो, यानी कि पहले एक दूसरे पे भरोसा करें, भरोसा करने के बाद क्या हो? समझौता होगा, उन्हें लिखा जाए। लिखने के बाद यह भी तय होगा कि दोनों के दोनों ही वर्ग, चाहे वो गोरा है, चाहे वो काला है, चाहे वो रंगीन चमड़ी वाला है, वो सभी के सभी इनको क्या करेगा? मानेगा। इसका क्या नहीं करेगा? विरोध नहीं करेगा। और फिर दूसरी बात आई कि अब भविष्य के अंदर जो शासक बनेंगे उनका चुनाव कैसे होगा, तो इसके बारे में नियम क्या कर दिए गए? तय किए गए और लिखित में लिख दिए गए। और चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित में मौजूद था। इन लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी थे। प्रत्येक नागरिक को कौन कौन से अधिकार हैं ये भी नियम थे कि कौन कैसा काम करेगा। और जीतकर आने वाले लोग जो है इन्हें आसानी से अपने मनमाने ढंग से क्या ना कर पाए? संविधान में संशोधन भी ना कर पाए। नहीं तो सरकार क्या करेगी? जब जीत करके आ जाएगी, शासन जब व्यवस्था चलाएगी तो संविधान को आसानी से क्या कर देगी? बदल दे। ये प्रोसेस भी यहां पर क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। इसके अलावा जो है जो भी जितने भी नियम हो गए वो सबसे ऊपर हो गए और सरकार इन नियमों की क्या नहीं कर सकती है? उपेक्षा नहीं करेगी। और इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को क्या बोला गया? संविधान बोला गया।
इन्हीं जो बुनियादी रूप में जो लिखा गया था उनको क्या बोला गया था? संविधान बोला गया था। और संविधान रचना जो है वो अकेले अफ्रीका की खास बात नहीं है, खासियत नहीं है। बहुत से अनेक देश ऐसे हैं जहां पर अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, लेकिन संभव है कि उनके रिश्ते जो है अफ्रीका के गोरे और कालों जैसे कटुतापूर्ण नहीं थे। उनमें मैं कुछ एक दुनिया के ऐसे देश बताता हूं जहां बुनियादी नियमों को जो संविधान में लिखा गया। तो पहला मैं बताता हूं, फ्रांसीसी क्रांति के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस का संविधान लिखा गया। ब्रिटेन में क्रांति के बाद संविधान बनाया गया। तीसरा, अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका में बनाया गया। रूस की क्रांति के बाद रूस के अंदर संविधान लिखा गया। और भारत जब आजाद हुआ तो भारतीय लोगों ने भी अपना एक क्या लिखा था? संविधान लिखा था। हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल एक ही देश ने बनाया। अब जो संविधान है वो लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, जिसे किसी भी देश में रहने वाले लोग जो है सामूहिक रूप से क्या करेंगे? मानेंगे। और संविधान क्या है? सर्वोच्च कानून है। मैंने आपको बताया था कि वो एक कानूनी पुस्तक है। तो उसमें क्या होगा? किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच के जो आपसी संबंध जो है वो तय होंगे। वो भी किसके साथ होंगे? लोगों और सरकार के बीच के संबंधों से तय होंगे। तो संविधान क्या क्या काम करता है, कौन से प्रमुख काम करता है, उसके ऊपर हम विचार करते हैं। ये प्रश्न आ जाता है बहुत बार। तो पहला क्या है? नंबर 1 कि यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करेगा। जितने भी लोग वहां पर रह रहे हैं, चाहे अमीर है, गरीब है, काला है या गोरा है, उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, वो सारे लोग आपस में भरोसा करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दूसरी बात क्या स्पष्ट की गई? सरकार का गठन कैसे होगा और वो फैसले कैसे ले सकती, इनका वर्णन। तीसरा क्या बात कही गई? कि यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करेगा कि इससे बाहर सरकारें काम नहीं कर सकती। और ये हमें यह भी बताएगा कि नागरिकों के अधिकार क्या है, वो उससे बाहर नहीं जा सकते। और चौथा क्या है? ये एक अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आवश्यकता को भी क्या करेगा? अभिव्यक्त करेगा। तो इस प्रकार संविधान के अंदर ये 4 प्रमुख तत्वों को क्या किया गया था? सम्माहित किया गया था। और जिन देशों के अंदर संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन करने वाले हो, जरूरी नहीं है। अब जैसे सऊदी अरब है, वहां संविधान तो है लेकिन वहां राजतंत्र है। ईरान में चले जाओ, इराक में चले जाओ, आप कोरिया में चले जाइए, तो वहां पर क्या है? संविधान तो है लेकिन वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। लेकिन जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां संविधान जरूर होगा, ये नियम है। जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां संविधान जरूर मिलेगा, लेकिन जहां संविधान है वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, ये कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है भारत का संविधान निर्माण। अब आइए हम देखते हैं कि भारत के अंदर संविधान का निर्माण कैसे किया गया। तो जैसे अफ्रीका के अंदर संविधान का निर्माण हुआ, तो भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। क्यों बना? क्योंकि भारत एक विशाल देश है। यहाँ विविधता बहुत है, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न रंग वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो इस विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं है। तो फिर क्या हुआ? भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से क्या हो रहे थे? निकल कर, गुलाम की हैसियत को छोड़ करके ब्रिटेन से आज़ादी के बाद भारतीय लोग क्या बन रहे थे? नागरिक बनने की हैसियत पा रहे थे। तो देश ने धर्म के आधार पर जो बंटवारा था उसकी जो कठिनाई थी उसको झेला। क्योंकि भारत जो आजाद हुआ तब किसके भागों में बट गया था? भारत व पाकिस्तान, मुस्लिम राष्ट्र और एक क्या बना? हिंदू राष्ट्र। पाकिस्तान तो क्या था? मुस्लिम राष्ट्र। और जो भारत बना वो क्या था? हिंदू राष्ट्र। तो इन दोनों के बीच में भारी मतभेद हुआ जब पलायन हुआ। जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू थे जब वो भारत आए उनको मारा गया। और उसी से हमने जो है प्रतिज्ञा ली और भारतीय मुसलमानों को फिर हमने मारना शुरू किया। तो इस दौरान कम से कम 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 10 लाख लोग क्या किए गए? मारे गए। ये सबसे बड़ी विभीषिका थी। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? जो पाकिस्तान से जो हिंदू आ रहे थे वो शरणार्थी थे। अब उनका इंतजाम कैसे किया जाए? तो क्या बनाए गए? शरणार्थी शिविर बनाए गए। और भारत के समय उस समय खाद्यान्न की बड़ी समस्या थी, उससे कैसे सुलझा रहा है? तो देश का भविष्य जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था और चैन भरा नहीं था जितना आज आपको भारत दिखाई देता है। तो जो संविधान निर्माता थे उनको वर्तमान के अंदर जो है वो भविष्य की चिंता सता रही थी कि भविष्य का भारत जो है वो कैसा हो। उसके लिए क्या किया जा रहा था? प्रयत्न किया जा रहा था। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है संविधान निर्माण का रास्ता।
कि अब संविधान निर्माण का रास्ता कैसे निकाला जाए। तो सारी मुश्किलों के बाद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बहुत बड़ा लाभ था, और वो लाभ क्या था? दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनी थी, ये सहमति भारत के अंदर कब बन गई थी? जब भारत के अंदर कौन सा आंदोलन चल रहा था? स्वतंत्रता आंदोलन। जब भारतीय लोग 1920 से असहयोग आंदोलन से स्वतंत्रता आंदोलन जब शुरू कर चुके थे, उस टाइम से ही भारतीय लोगों के जो महत्वपूर्ण नेता थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नीचे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नीचे उन नेताओं के अंदर आपसी बातचीत होती रहती थी। और हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो एक विदेशी सत्ता को ही उखाड़ फेंकना नहीं था, वो ये चाहते थे कि समाज को फिर से जगाया जाए, समाज और राजनीति को फिर से बदला जाए, और एक नए सिरे से भारतीय देश को क्या किया जाए? गढ़ा जाए। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना होगा, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान ही तीखे मतभेद थे। और कुछ तो मतभेद ऐसे थे जो आज तक बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों ने क्या कर ली थी? सहमति कर ली थी। और भारत के निर्माण, संविधान निर्माण का काम 1928 में शुरू हो गया था। एक रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट, जिसको भारत की सबसे प्रगतिशील रिपोर्ट कहा जाता है, जिसको मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? तैयार किया था। मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। यह भारत का मिनी संविधान था उस समय। भारत का मिनी संविधान कब बनकर के तैयार हो गया था? 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट में बनकर के तैयार हो गया था। इसमें पहली बार भारत को जो है लोकतांत्रिक देश, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश, भारतीय लोगों को वयस्क मताधिकार का अधिकार, भारतीय लोगों को जो है मौलिक अधिकारों का अधिकार, इन सारी चीजों की चर्चाएं हुई थी। और जब 1931 के अंदर कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, कौन सा अधिवेशन हुआ? कराची अधिवेशन हुआ, तो उस अधिवेशन के अंदर इस प्रस्ताव की रूपरेखा भी वहां पर रखी गई थी। और कांग्रेस के अधिवेशन में जब इसकी रूपरेखा रखी गई तो आजाद भारत का संविधान कैसा होगा, इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारतीय संविधान के सार्वभौम वयस्क मताधिकार जो मैंने अभी आपको बताया, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मैंने आपको बताया, अल्पसंख्यक के अधिकारों की जो है रक्षा की बात की गई थी। तो इस प्रकार संविधान की जो रचना करने के लिए बैठने से पहले बहुत से बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं में क्या बन चुकी थी? सहमति बन चुकी थी। तो औपनिवेशिक शासन की जो राजनीतिक संस्थाएं और व्यवस्थाएं भारत में चल रही थी, उनको जानने के लिए भी राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली कि किस प्रकार भारत के अंदर संस्थाओं का निर्माण किया जाए, जिससे भारत के अंदर शासन चलाना क्या हो जाए? आसान। क्योंकि अंग्रेज भारत के अंदर उन्हीं राजनीतिक संस्थाओं से क्या कर रहे थे? शासन चला रहे थे। तो 1937 के अंदर भारत के अंदर जो है पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए। कई बार आ जाता है ये प्रश्न, भारत के अंदर पहले प्रांतीय चुनाव कब हुए? 1937 में भारत में क्या हुए? प्रांतीय चुनाव हुए। हालांकि ये चुनाव सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर नहीं थे, पूरी तरीके से ये लोकतांत्रिक तो नहीं थे, लेकिन इनसे हमें एक बेनिफिट मिला। जो भारतीय लोग चुन करके कहां पर गए? विधानसभाओं में गए। कहां पर गए? विधानसभाओं में गए। तो वहां जाकर के उन्होंने क्या सीखा? शासन चलाने का अनुभव ले लिया, शासन चलाने का अनुभव मिला। ये भारतीय लोगों के लिए बहुत जरूरी था उस समय। इतने लंबे समय से गुलाम रहने के बाद भारतीय लोग शासन व्यवस्था को चलाने की जो प्रणाली थी उसको क्या कर गए थे? भूल गए थे। तो सबसे बड़ा फायदा किसका हो रहा था? शासन चलाने की जो व्यवस्था थी उसको हमने जाना। उसके बाद जो भारत के अंदर एक अधिनियम आया था 1935 का, भारत सरकार है अधिनियम, और भारतीय लोगों ने भारतीय संविधान में सारे नियम और कायदे कानून इसी से लेकर के लिख दिए। क्योंकि 1937 के चुनाव के बाद जब भारतीय लोग सरकार में शामिल हुए तो उन्होंने देखा जो अधिनियम 1935 का भारत सरकार अधिनियम है वो एक बहुत अच्छा अधिनियम है, और अगर इसको भारत के अंदर क्या कर दिया जाए, अगर लागू कर दिया जाए तो भारत की शासन व्यवस्था क्या हो जाएगी? बहुत अच्छी हो जाएगी। उसको हम अच्छे प्रकार से क्या कर सकते हैं? संचालित कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है भारतीय जो लोग थे वो समाजवादी क्रांति से भी क्या हो रहे थे? प्रभावित हो रहे थे। तो वे चाहते थे कि सामाजिक और आर्थिक जो समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे क्या ये चीजें भारत के लिए उपयुक्त होगी। और इन सभी चीजों ने भारतीय संविधान के निर्माण में क्या की थी? हमें मदद की थी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है संविधान सभा, इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।